नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज पाठ 8 कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? आजकल जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप ध्यान से समझिए। क्लोनिंग अर्थात किसी कोशिका का या कोई अंग जो है इसका या पूरे शरीर का वैसी की वैसी प्रतिकृति तैयार करना मतलब क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग मतलब किसी कोशिका की वैसी प्रतिकृति तैयार करना या किसी अंग की वैसी प्रतिकृति तैयार करना या पूरे शरीर की वैसी प्रतिकृति तैयार करना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है। अब क्लोनिंग ये दो प्रकार के हैं, एक है प्रजननात्मक क्लोनिंग और दूसरा उपचारात्मक क्लोनिंग। प्रजननात्मक क्लोनिंग मतलब किसी शरीर का केंद्रक विरहित, जिसमें केंद्रक न हो, ऐसा स्त्री बीज निकालना है और दूसरे किसी शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनके संयोग से क्लोन जन्म लेता है। समझ में आया? किसी शरीर का केंद्रक विरहित स्त्री बीज लेना है और दूसरे शरीर के कायिक कोशिका का केंद्रक लेना है, इनका संयोग कराया जाता है तो क्लोन जन्म लेता है। मतलब नए सजीव के निर्माण के लिए नर के शुक्र कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है, केवल स्त्री से ही जो है क्लोन तैयार किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा आता है उपचारात्मक क्लोनिंग। अब उपचारात्मक क्लोनिंग मतलब क्या? जैसे ये वाला था प्रजननात्मक क्लोनिंग, सेम वैसा ही रहता है। केंद्रक विरहित स्त्री बीज लेना है और दूसरे शरीर का कायिक कोशिका का केंद्रक, इनके संयोग से तैयार हुई कोशिका, को जो है प्रयोगशाला में लेकर विकसित किया जाता है और उससे मूल कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। मतलब मूल कोशिका मतलब हमने पढ़ा था कि उससे जो है मूल कोशिका से किसी भी अंग का भी निर्माण किया जा सकता है। तो किसी केंद्रक विरहित स्त्री बीज लिया जाता है और दूसरे शरीर की कायिक कोशिका ली जाती है, दोनों का संयोग कराया जाता है और कायिक कोशिका का केंद्रक, इनसे संयोग करके जो नई कोशिका तैयार होती है उसे प्रयोगशाला में विकसित किया जाता है और उससे मूल कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। संबंधित व्यक्ति के कई रोगों पर इन कोशिकाओं की सहायता से उपचार किया जा सकता है। कोशिका के जैसे ही जनुकों का भी क्लोन तैयार किया जा सकता है। जनुकों की भी क्लोनिंग करके उससे लाखों प्रकार के जनुक तैयार किए जा सकते हैं। जनुकीय चिकित्सा और बाकी और भी कोई कारणों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्लोनिंग तकनीक से अनुवांशिक रोगों का जो संक्रमण रोकना संभव हुआ है, वंश वृद्धि जारी रखना या श्वास प्रवृत्तियां उच्चतम करना संभव हुआ है। और मानवीय क्लोनिंग का जो है अभी विश्व भर में विरोध हो रहा है, तो मानव का क्लोन तैयार नहीं किया गया है। सबसे पहला जो क्लोन तैयार किया गया वो भेड़ का तैयार किया गया था। कौन सी भेड़? डॉली भेड़ का जो है क्लोनिंग विधि से ही 5 जुलाई 1996 में स्कॉटलैंड में क्लोनिंग विधि से डॉली भेड़ का जन्म हुआ था। इसके बाद ये तो हुआ क्लोनिंग पूरा। इसके बाद क्लोनिंग पर आपको पूरी टिप्पणी भी पूछी जा सकती है या क्लोनिंग के प्रकार पूछे जा सकते हैं। अब चौथा है औद्योगिक उत्पाद श्वेत जैव प्रौद्योगिकी। ये क्या है? विभिन्न जो औद्योगिक रसायन है कम खर्चीली प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण कर सकते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो रसायन है उसको कम खर्चीली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जो है सुधारित यीस्ट का उपयोग करके चोटे से अल्कोहल तैयार किया जा सकता है, मद्य का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है पर्यावरण और
जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी भी बहुत सारे प्रश्न हल करना संभव हुआ है। विघटन द्वारा अनुपयोगी जो निष्कासित जल है और ठोस कचरा जो है इस पर प्रक्रिया करने के लिए सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले से ही किया जा रहा है। अगर ऐसा जो निष्कासित जल है नदियों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में प्रवाहित करने पर कार्बनिक द्रव्यों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडीकरण होता है, जिससे नदी के पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है इसका उपयोग कर लिया जाता है ऑक्सीडीकरण करने के लिए। तो उसकी ऑक्सीजन की उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करने पर कमी हो जाती है ऑक्सीजन की पानी में। इस पर उपाय यह है कि सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी की सहायता से निष्कासित जल के जो कार्बनिक घटक है उनका पहले ही ऑक्सीडीकरण करवा दिया जाए। ऐसा प्रक्रिया करने पर जो निष्कासित जल है नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। मतलब क्या, जो नदियों में जो व्यर्थ खराब पानी जो छोड़ा जाता है, निष्कासित जल छोड़ा जाता है, ये निष्कासित जल जो है इसका क्या किया जाना चाहिए, पहले जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उसका पहले ही उसके जो कार्बनिक द्रव्य है इनका ऑक्सीडीकरण कर दिया जाना चाहिए। और ऑक्सीडीकरण हो जाएगा कार्बनिक द्रव्यों का तो फिर पानी में जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बाद में उसको नदी के पानी में मिला देना चाहिए। अब और भी उपयोग है कि ठोस कार्बनिक निरुपयोगी पदार्थों पर प्रक्रिया करके उससे कंपोस्ट बनाते समय भी बड़ी मात्रा में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। फिर नई जैव तकनीकी विधि से फिर जैव कीटनाशक है, जैव खाद है, जैव संवेदक है, इनका समावेश जो है किया जाता है। जैव उपायोजन मतलब वनस्पति और सूक्ष्म जीवों जैसे सजीवों का उपयोग कर निष्कासित जल और प्रदूषित भूमि के विषैले रसायन और प्रदूषकों को नष्ट करना अथवा उनको अवशोषित करना। इसके लिए वनस्पतियों का उपयोग किया गया हो तो उसे फाइटो रेमेडिएशन कहते हैं। जैव उपायोजन के कुछ उदाहरण हैं, चलिए हम देखते हैं। बच्चों, जैव उपायोजन के उदाहरण कौन से हैं? पहला है स्यूडोमोनास, ये जीवाणु दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक अलग करने में उपयोगी होते हैं। इनको आपको बच्चों याद रखना है। इसके लिए हर एक उदाहरण याद रखना है कि जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक अलग करने में कौन से जीवाणु उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्यूडोमोनास ये जीवाणु दूषित पानी और जमीन से हाइड्रोकार्बन और तेल जैसे प्रदूषक अलग करने में उपयोगी होते हैं। फिर है अगला टेरेस विटाटा, यह फर्न प्रजाति की वनस्पति है जो जमीन से आर्सेनिक धातु को अवशोषित करती है। ये छोटे छोटे प्रश्न एक एक वाक्य के भी इसमें से पूछे जा सकते हैं कि जमीन से आर्सेनिक धातु को अवशोषित करने वाली कौन सी वनस्पति है। तो टेरेस विटाटा ये फर्न प्रजाति की वनस्पति जमीन से आर्सेनिक धातु को अवशोषित करती है। ये आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आ सकता है ना, कि जमीन से आर्सेनिक धातु को अवशोषित करने वाली डैश है। तो 3-4 नाम दे देंगे, उसमें से आंसर क्या आएगा, टेरेस विटाटा। ठीक है। अगला है भारत में जनुकीय दृष्टि से उन्नत सरसों की एक प्रजाति सेलेनियम खनिज बड़ी मात्रा में अवशोषित कर लेती है। ठीक है। सूरजमुखी यह यूरेनियम और आर्सेनिक अवशोषित कर सकता है। मतलब अगर सूरजमुखी की फसल उगाई जाए तो जमीन से ये यूरेनियम और आर्सेनिक को अवशोषित कर सकता है। डाइनोकोकस रेडियोडरंस ये जीवाणु सबसे अधिक रेडियोधर्मीय प्रतिकारक सजीव है। इससे जनुकीय बदलाव किए गए हैं जिससे परमाणु कचरे से रेडियोधर्मीय पदार्थ अवशोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब बच्चों, सबसे अधिक खतरनाक जो
प्रदूषक होते हैं वो रेडियोधर्मी प्रदूषक होते हैं, क्योंकि ये पूरे जो है जनुक को तक जो है खत्म कर देते हैं, इतने हानिकारक होते हैं, जिससे अपंगत्व निर्मित हो जाता है, मतलब कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो कौन से जीवाणु है ये? डाइनोकोकस रेडियोडरंस। ये जीवाणु जो है क्या करते हैं, परमाणु कचरे में अगर उनको डाल दिया जाता है तो वहां से रेडियोधर्मी पदार्थ अवशोषित कर लेते हैं, और जो है जमीन जो है रेडियोधर्मी प्रदूषकों से मुक्त हो सकती है। इसके बाद अल्फा घास जो होती है, 3 पत्ती वाली घास, और राय घास, ये घास के प्रकार जो है इसका उपयोग वनस्पति द्वारा उपाय योजना के लिए किया जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि कौन से घास के प्रकार है जिसका उपयोग वनस्पति उपाय योजना के लिए किया जाता है। तो अल्फा घास, 3 पत्ती घास और राय घास। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा खाद्य जैव तकनीक। इसमें पाव, चीज, मद्य, बियर, दही, विनेगर, ये सारे जो खाद्य पदार्थ है इनका निर्माण सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही किया जाता है। ये हमने पहले देखा है। ये पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किए जाने वाले शायद सबसे पुराने पदार्थ होंगे। हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये पाव, चीज, बियर है, दही है, विनेगर, ये सारे सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगला 7वां है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस पर टिप्पणी लिखो करके भी पूछा जा सकता है। जिस प्रकार किसी इंसान की उंगलियों के निशान एक ही होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का भी गठन एकमेव ही होता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है। इस पद्धति को ही डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान बदलते नहीं है, एक निश्चित होते हैं, इसीलिए जो है हमेशा क्या किया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, उंगलियों के निशान आधार कार्ड बनाने के लिए भी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के उंगलियों के निशान निश्चित होते हैं, उस व्यक्ति के ही रहेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए का गठन भी जो है एकमेव ही होता है। इसलिए किसी व्यक्ति के पहचान करने के लिए डीएनए का भी उपयोग किया जाता है। डीएनए से उस व्यक्ति की पहचान कर पाना संभव होता है। इसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीक का उपयोग न्यायिक विज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। आपराधिक स्थान पर पाए जाने वाले अपराधियों के शरीर के किसी भी भाग से उसकी पहचान करवाई जा सकती है। उसी प्रकार किसी बच्चे के पिता की पहचान भी की जा सकती है। ये संशोधन हैदराबाद स्थित सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स इस केंद्र में किया जाता है। ये संशोधन कहाँ किया जाता है? हैदराबाद के सेंटर में किया जाता है। आज बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।